हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जब से मैंने इस YouTube चैनल पे अपनी वीडियोस बनाना शुरू करी है, एक स्पेसिफिक सीरीज़ है, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है जिसको आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और दोस्तों, वो स्पेसिफिक सीरीज़ और वो प्लेलिस्ट है मॉक टेस्ट सीरीज़। तो दोस्तों, इस प्रिपरेशन सीजन, प्रिपरेशन 2022 फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हम लोग इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं हमारा सबसे पहला मॉक टेस्ट। लास्ट टाइम मैंने पिछले सीजन में 5 मॉक टेस्ट डाले थे एंड आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर कि हर एक मॉक टेस्ट को बच्चों ने जिन्होंने प्रिपेयर किया उन्होंने इतना प्यार दिया कि दिस टाइम आई कुडंट रेजिस्ट एंड दिस ईयर आई एम कमिंग विद एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, 10 मॉक टेस्ट में इस बार इस चैनल पर डालने वाला हूं। तो जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, क्योंकि मैं 10 फ्री मॉक टेस्ट वीडियोस इस चैनल पर डालने वाला हूं। लाइक लास्ट ईयर मैंने 5 वीडियोस डाली थी एंड दैट वीडियोस लिटरली हेल्प्ड एवरीवन। आज भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मिलता हूं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करे हैं, वो यही कहते हैं कि सर, योर मॉक टेस्ट वीडियोस लिटरली हेल्प अस टू एवेल्यूएट आवर प्रिपरेशन एंड हैव ओपन द होराइजन्स फॉर अस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, मेरी वीडियोस जो मॉक टेस्ट की वो और भी ज़्यादा अच्छी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप लोगों को दे देता हूं और वाइड ओपन कर देता हूं उस थॉट प्रोसेस को कि जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को करने का तरीका लाइक ऑल माई एक्स स्टूडेंट्स नोज बहुत ही सिंपल है। आपने एक रजिस्टर लेना है, उसमें 1 to 100 तक काउंटिंग लिख लेनी है और इस वीडियो को आपने शुरू कर देना है। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आंसर मार्क करने हैं, वीडियो को पॉज करके, और जैसे ही आपने अपना आंसर मार्क कर लिया, वीडियो को ऑन करिए, चेक योर आंसर। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, इफ यू आर रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द आंसर, देन आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस क्वेश्चन का जो डाउट है वो आपने अपने लेफ्ट वाले पेज पे लिख लेना है। तो दोस्तों, दिस इज द वे यू गोना स्टार्ट दिस वीडियो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमारे पहले मॉक टेस्ट पे चलते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करें। तो दोस्तों, आ चुका है आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है फेमस बुक्स के बारे में। दोस्तों, बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चन हर साल DU-LLB में आते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 25 से 30 बुक्स आप लोग और उनके ऑथर्स पढ़ के जाएं। बुक्स बहुत सारी हैं, तो आप लोग मेक श्योर करें कि जिनका लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना है, ऐसी बुक्स को आप और उनके ऑथर्स का नाम को जरूर पढ़ के जाएं। पहला क्वेश्चन है, हु रॉट द फेमस बुक वी द पीपल। सो दोस्तों, वी द पीपल जो बुक है बहुत ही फेमस बुक है, दैट वाज रिटन बाय नानी पलखीवाला। चलिए आइए चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन पे। अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज वाज पास इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट। सो दोस्तों, कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? एंड द आंसर इज लाहौर सेशन। दोस्तों, आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है और ये बात कर रहा है, इन 1947 532 प्रिंसली स्टेट्स वर एनेक्स्ड टू इंडिया एक्सेप्ट 3, Which of the following was not among the 3 princely states? तो दोस्तों, 1947 के अंदर 532 प्रिंसली स्टेट्स तो एनेक्स कर गई थी इंडिया के अंदर, बट 3 स्टेट्स थी जो नहीं हुई थी। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से वो एक स्टेट कौन सी है जो उन 3 में से नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर 1947 के अंदर ही इंडिया में एनेक्स हो गया था। जूनागढ़, हैदराबाद और भावनगर, ये तीनों स्टेट्स जो थी बाद में जाके एनेक्स हुई थी और हैदराबाद में तो मिलिट्री एक्शन तक करना पड़ गया था। आप लोग एक्सेशन के ऊपर इन तीनों स्टेट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें, कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जूनागढ़ और भावनगर के बारे में तो मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ही कम लोगों को होगा पता। तो इसलिए भावनगर, जूनागढ़, हैदराबाद के साथ ज़रूर पढ़ें कि कौन वो 3 प्रिंसली स्टेट क्यों एनेक्स नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स में से है, वीर बाल दिवस। देखिए, नेशनल डेज या इम्पॉर्टेंट डेट्स इंटरनेशनल भी आ सकती हैं और नेशनल भी आ सकती हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया। यानी आपसे एक डेट भी पूछ ली उन लोगों ने और करंट अफेयर के बारे में आपकी नॉलेज भी जान ली। एक क्वेश्चन से 2 तीर एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन से चलवा दिए। आइए आप देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। वीर बाल दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 दिसंबर, 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 26 सितंबर। इसका आंसर है ए, 26 दिसंबर। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस किन के ऊपर जो किन को रिमेंबर करते हुए सेलिब्रेट किया जा रहा है
और हर साल किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीर बाल दिवस किन के ऊपर दिया गया है, किन को डेडिकेट किया गया है, और बताइए कि आप लोग 26 दिसंबर के बारे में और क्या जानते हैं, यानी 26 दिसंबर का और क्या सिग्निफिकेंस है। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, और ये फिफ्थ क्वेश्चन बात कर रहा है पब्लिकेशन के बारे में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, मैंने आपको बताया था पब्लिकेशन एंड रैंकिंग्स। मेरी वीडियो है इस चैनल के ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि पब्लिकेशन और रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम से पब्लिकेशन रिलीज करता है। वो पब्लिकेशन क्या बताती है वो आप लोग होमवर्क करें और बताएं इस कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग प्रिपेयर ऐसे कराएंगे कि एक क्वेश्चन से हम और सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बेसिकली क्या बताता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस तरीके से आप लोग मुझे बताएंगे कि बाल दिवस किन को डेडिकेट किया गया है। दोस्तों 6th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स एज वेल, एंड द राइट आंसर इज एस सोमनाथ। तो अगर आपने एस सोमनाथ को सही मार्क किया है देन वेल एंड गुड, और अगर आपने इसको सही मार्क नहीं किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके चेयरमैन्स और हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम में एटलीस्ट 25 से 30 इंस्टीट्यूट्स इंडिया के ऐसे थे जिनके चेयरमैन्स और हेड को मार्क किया था, एंड इसरो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स व्हेन इट कम्स टू द इंडिया। तो आप लोग इंडिया के ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, आर्मी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स के, चेयरमैन्स के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम ज़रूर याद रखें, ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जिस प्रकार से इसरो में आप लोग बता पाए कि एस सोमनाथ वॉज दी चेयरमैन, आप आगे भी बता पाए। 7th क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द रेलवे कोच फैक्ट्री सिचुएटेड इन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज एंड द आंसर इज कपूरथला। सो दोस्तों इफ़ यू नो द आंसर देन वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड भी किया जा सकता है, बट मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये आइडिया जरूर लगा लें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन विच ईयर भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूटेड। सो दोस्तों देखो, everyone will ask which is the highest civilian award given in India. You will definitely gonna write भारत रत्न। लोग ये भी बता देंगे कि इस साल भारत रत्न कितने लोगों को मिला है। द पॉइंट इज, सिर्फ सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे जो डायरेक्ट होते हैं, सवाल घुमा के भी पूछे जा सकते हैं कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था, या हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो आप सारे लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं मुझको। मगर इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों दैट्स 1, इट वाज इन 1954 भारत रत्न वाज फर्स्ट गिवन। हु वाज द पर्सन इट वाज गिवन टू, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताएं। अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड इन 2022। दोस्तों इंडिया के अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ऑल दिस अवार्ड्स, चाहे वो परमवीर चक्र हो, गैलेंट्री अवार्ड्स जितने भी होते हैं, इन सबको आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। अच्छा, कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो रेसिपिएंट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर जो रिनाउंड रेसिपिएंट्स हैं या बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपिएंट्स हैं, अगर वो हैं तो आप उनको ज़रूर मार्क कर लें। इतना डिटेल में ज़रूर नहीं है कि पूछा जाएगा। सपोजली जैसे पद्मश्री है, वो बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो ये नहीं पूछा जाएगा पद्मश्री में कि किस स्पेसिफिक को मिला, बट जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं उनके रिलेटेड तो ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड इन इंडिया। अब आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस हैं इसी क्वेश्चन में से। सबसे पहले तो आप हायरार्की सेट करें कि पद्मा सबसे नीचे कौन सा आता है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, और ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा आता है। और पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो किस और नाम से जाने जाते हैं, जैसे भारत रत्न जाना जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो पद्म विभूषण को क्या कहा जाता है। और अब आप ये भी होमवर्क करेंगे, जब पद्म वाले अवार्ड्स का आप हायरार्की सेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने गैलेंट्री अवार्ड्स की हायरार्की भी सेट करनी है। दैट महावीर चक्र इज द बिग वन और परमवीर चक्र इज द बिग वन। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रूर करना है
कि ये हायरार्की ज़रूर सेट कर ले, क्योंकि अवार्ड्स जो होते हैं इनकी एक हायरार्की होती है और वो भी कभी कभार क्वेश्चंस के थ्रू पूछी जा सकती है। तो आप जरूर प्रिपेयर करें हायरार्की ऑफ द अवार्ड्स। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन 2022? सो दोस्तों, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, साइरस पूनावाला, एंड द आंसर इज फोर्थ, साइरस पूनावाला। सो दोस्तों, ऊपर बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका को अवार्ड मिला था। ये 3 नाम हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस साल पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? आप ये भी वर्क करके आए कि कितने लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री कितने लोगों को मिले हैं, पद्म भूषण कितने लोगों को मिले हैं, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिले, टोटल अवार्ड्स कितने लोगों को मिले। शायद मैंने क्वेश्चन डाला भी है टोटल अवार्ड्स का, देखिए आ गया। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2022? दैट्स अ 10th क्वेश्चन। तो कितने अवार्ड्स टोटल 2022 में पद्म अवार्ड्स मिले हैं? तो पद्म अवार्ड जो 2022 में मिले हैं दैट आर 128। सो आप लोग, वही मैं आपको बता रहा था कि 128 अवार्ड 128 लोगों को मिले हैं। टू रिमेंबर 128 नेम या 128 रीजन व्हाई दे हैव गॉट अवार्ड इज नॉट पॉसिबल। तो जो रिनाउंड वंस हैं आप उनको जरूर याद रखें। पद्म विभूषण तो आप जरूर याद रखें क्योंकि वो लिमिटेड लोगों को मिला है। अच्छा, भारत रत्ना जो है वो ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम भारत रत्ना मिला था अगर 2 या 3 रिसिपिएंट को, तो वो आपसे 4 नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से किसको नहीं मिला। उसी तरीके से पद्म भूषण के क्वेश्चन में हमने किया। तो आपने जरूर ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो तो अगर हैंडफुल लोगों को मिले, लाइक यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स, तो आप वो सारे नाम तो जरूर याद रखें। मगर जो अवार्ड्स हैं जो हैंडफुल नहीं बहुत सारे लोगों को मिले, उन अवार्ड्स में आप रिनाउंड लोगों को याद कर सकते हैं, दैट वुड बी इनफ। तो 128 पद्म अवार्ड वॉज गिवन लास्ट ईयर। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? दोस्तों, रिवर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप मेक श्योर करें कि डू मेक अ मैप ऑफ रिवर। कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, इंडिया के अंदर कितने ओरिजिन्स, कितने रिवर्स हैं, जो कितने मेजर रिवर्स हैं, और सपोजली एक जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर कितनी स्टेट से होती हुई जाती है। अच्छा, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, बट क्वेश्चन गंगा का नहीं आएगा, क्वेश्चन सदर्न रिवर्स से आ जाएगा या क्वेश्चन सेंट्रल रिवर्स से आ जाएगा। तो आप लोग रिवर सिस्टम्स को ज़रूर करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बोलूँगा कि 10-12 रिवर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप उनका तो ओरिजिन से लेकर एंड तक का जो रूट है वो ज़रूर करके जाएं। इस क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिणा गंगा? सो दोस्तों, द आंसर इज गोदावरी। गोदावरी इज नोन एज द दक्षिणा गंगा, यानी दक्षिण की गंगा, दैट्स गोदावरी। दोस्तों, नाउ 12th क्वेश्चन, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। और जो लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो द गवर्नमेंट, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। यानी कहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है उसको भी आप ज़रूर रिसर्च करके पढ़े। सो दोस्तों, द आंसर इज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। तो द आंसर 2 इज द राइट आंसर। इफ यू हैव गॉट दिस राइट, वेल एंड गुड। इफ यू हैवंट गॉट दिस राइट, देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। मिस्टर कबीर मनसाटा अराइव्ड एज एन इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान 50 years ago. Accordingly, he was shifted a refugee camp in New Delhi and was recently given citizenship in pretext of new amendment in CAA. देखा, CAA का क्वेश्चन आ गया। From the below stated list, which of the following benefits privilege will Mr. Masanta not be able to enjoy despite being the granted citizenship? कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर द्वारा आपसे। मतलब अब आपको CAA की डिटेल, क्योंकि देखो CAA पे वो किन कंट्रीज से था, किन लोगों को उसका बेनिफिट हुआ, किस उसका टाइम पीरियड, कौन से ईयर से, मतलब द कट ऑफ ईयर वाज विच ईयर, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि अगर CAA से किसी को सिटीजनशिप मिल जाती है तो नीचे दिए गए बेनिफिट में से उसे कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए वो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस टू राशन कार्ड, एक्सेस टू वोटर ID कार्ड, बीइंग एबल टू एनरोल इन अ गवर्नमेंट जॉब। सो दोस्तों, इसका आंसर है एक्सेस टू वोटर ID कार्ड। अब वोटर ID कार्ड से मतलब क्या है, यानी उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको CAA से सिटीजनशिप मिल गई है फिर भी आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। अब मेरा सवाल आपसे है, कितने सालों तक नहीं मिलेंगे? व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दैट द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट आफ्टर गेटिंग द सिटीजनशिप फ्रॉम द CAA? कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखा करें और कमेंट बॉक्स पे इंटरेक्ट भी जरूर करा करें।
इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और बच्चे ने कैच नहीं करी, आपने कर ली, तो आपकी वजह से कुछ और बच्चों को भला हो जाएगा। और उसी तरीके से जब आप भी कमेंट बॉक्स देखेंगे तो नीचे बच्चे जब कुछ कमेंट्स लिखते हैं तो व्यूअर ज़रूर आके उसे देखते हैं। तो आप अगर बताएंगे कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा, अगर आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स पे करेंगे तो बच्चे भी देखेंगे कि ये आंसर किया है तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, और फिर वो उसको स्टडी करेंगे और उनकी प्रिपरेशन में वो हेल्प करेगा। सो लेट्स मेक इट एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। दोस्तों 14 क्वेश्चन, नाउ इट्स फ्रॉम एन आईपीसी सेक्शन डैश ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। देखो आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप उसको उसी हिसाब से करें, सेक्शंस के हिसाब से करें, मगर मेक श्योर करें कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर रिसेंट केस हो रहा है जो बहुत ही हाईलाइट है, जो बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी आईपीसी के इशू को टच कर रहा है, तो मेक श्योर करें आप वो सेक्शन जरूर पढ़ के जाएँ। जैसे कि लास्ट ईयर जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो यूपी का एक रेप का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, तो उस समय वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग रेप के जो क्लॉजेज हैं उसको जरूर पढ़ के जाएँ। उसी तरीके से अभी रिसेंटली जो एक जजमेंट आया है उसके अंदर मैरिटल रेप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी टिप्पणियां दी हैं, तो मैरिटल रेप एक इंपॉर्टेंट केस हो गया है। तो मैरिटल रेप का आईपीसी के अंदर क्या प्रोविजंस हैं कि नहीं है, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। तो मेक श्योर करें कि जो आपके आसपास करंट इवेंट्स हो रहे हैं आप उससे रिलेटेड सेक्शंस को, आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सीआरपीसी हो या कोई भी एनी अदर लॉ हो, मेक श्योर करें कि आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो रिसेंट हो रहे कॉन्टेक्स्ट को लेकर ही सवाल ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन डैश ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट डिसओबीडियंस क्वारंटाइन रूल, सो दैट सेक्शन इज सेक्शन 271। द आंसर इज 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट्स प्रिंसिपल एंड फैक्ट क्वेश्चन। तो उसमें प्रिंसिपल है एनी पर्सन में यूज रीजनेबल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, हाउएवर द फोर्स एम्प्लॉयड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द एप्रीहेंडेड डेंजर। तो वो कह रहा है कि कोई भी बंदा अपनी प्रोटेक्शन के लिए फोर्स यूज़ कर सकता है, बट उसने सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि वो फोर्स जो होनी चाहिए वो एकदम बराबर होनी चाहिए उसके डेंजर के। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपके सामने चाकू लेके आया है आपको मारने के लिए, तो आप उसको गोली से मार सकते हैं, ठीक है, मगर वो मेक श्योर करना है कि आपका फोर्स एप्रीहेंडेड यानी उस डेंजर के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बंदा आपको पत्थर मारने आया और आप उसे गोली मार दें। तो मेक श्योर करना है कि सेल्फ डिफेंस की भी लिमिटेशंस हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, कृष्णा वाज वॉकिंग ऑन अ लोनली रोड, मनियन केम विद अ नाइफ एंड सेड टू कृष्णा योर लाइफ और योर पर्स। तो उसने उसको मारने की धमकी दी, बट ऑफ हिज लाइफ इज इन डेंजर। कृष्णा पुल्ड आउट हिज रिवॉल्वर, ऑन सेइंग इट मनियन रैन। तो मनियन स्टार्ट रनिंग, कृष्णा शॉट मनियन इन हिज लेग डिसाइड। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि कृष्णा को डेंजर था, बट क्या हुआ, मनियन भागने लग गया। अब जब मनियन भागने लग गया तो क्या कृष्णा के ऊपर डेंजर बच गया? दोस्तों नहीं, क्योंकि वो तो भाग रहा है, तो अब कृष्णा की लाइफ डेंजर में नहीं है। कृष्णा ने गन दिखा के जो काम करना था उसने वो कर दिया। अब उसके बाद अगर कृष्णा मनियन को फिर गोली मारता है जब मनियन भाग रहा है, तो कृष्णा ने अपनी जो एप्रेहेंडेड डेंजर था उससे ज़्यादा एक्सेस फोर्स यूज़ करा, और इसके लिए फिर कृष्णा जो है लाइबल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 3 है। कृष्णा विल बी पनिश्ड एज द फोर्स एम्प्लॉयड वाज डिसप्रोपोर्शनेट टू द एप्रीहेंडेड डेंजर। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2X ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, a warrant case is one that is related to an offense whose punishment can be death sentence, life imprisonment or imprisonment for term exceeding। तो ये पूछ रहा है कि जो वारंट केस है वो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से पनिशमेंट जिसके अंदर डेथ या दी जाती है, ये मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी ईयर्स की होती है, उस मतलब कितने जो सज़ा है आईपीसी के क्राइम के अंदर, उसके अंदर मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट वो कितनी ईयर की हो जाए कि उसके बाद हम उस केस को वारंट केस कहें। दोस्तों 2 तरीके के केस होते हैं, वारंट केस और समन केस। तो समन केस क्या होता है और वारंट केस क्या होता है वो आप पढ़ें, और अगर आपको इसका आंसर पता है देन वेल एंड गुड, और आपको अगर पता है वारंट और समन केस के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन से, और क्वेश्चंस वारंट केस और समन केस को जरूर पढ़ें। मगर मैं आपको इस केस में कोई वारंट के बारे में पूछा गया, तो वारंट केस बेसिकली क्या होता है, जब आप ऐसा कोई भी क्राइम करते हैं जिसमें मिनिमम सज़ा जो होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स हो और मैक्सिमम सज़ा जो हो वो डेथ पेनल्टी हो, तो आप उसे वारंट केस कहेंगे। समन केस किस कैटेगरी में कहा जाएगा, आप लोग होमवर्क करें और फिर कमेंट बॉक्स में फिर से बताएं। इसका आंसर जो है दोस्तों वो है 2,
मिनिमम 2 ईयर्स की पनिशमेंट, अगर आपने कोई क्राइम करा जिसमें मिनिमम 2 ईयर की पनिशमेंट है और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है, तो आपने वारंट केस के अंदर क्राइम किया है। अब फिर से प्रिंसिपल एक्ट का क्वेश्चन है, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स इन समबडीज पोजीशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रेसपास ऑफ गुड्स। तो दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेसपास ऑफ गुड। जेड परचेज्ड अ कार फ्रॉम पर्सन हु हैड नो टाइटल टू इट। जेड ने एक गाड़ी खरीदी ऐसे बंदे से जिसके पास उसका राइट ही नहीं था, एंड सेंड इट टू गैराज फॉर रिपेयर। तो जेड ने वो गाड़ी फिर ऐसे ले ली और किसी गैराज में भेज दी। अब वहाँ पे एक्स बिलीविंग, अब एक नया कैरेक्टर आ गया, जेड ने जिससे खरीदी, चाहे उसका उस पर राइट था या नहीं था, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अब यहाँ पे एक एक्स नाम का नया कैरेक्टर आ गया जो उस जगह में जाता है, गैराज में जाता है, एंड बाइज दैट एंड रिमूव दैट कार फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जेड। तो अब हुआ क्या है दोस्तों, इसका जो आंसर है, दैट आंसर इज बी, एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग सब बोलेंगे कि सर इसके अंदर मेंशन किया गया कि ही बिलीव्ड रॉन्गली, एंड उसने रॉन्गली बिलीव करा और गाड़ी मूव कर दी। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि सर मेंसरिया तो है ही नहीं। आई एम सॉरी, अगर किसी को मेंसरिया नहीं पता तो आप लोग उसको पढ़े ज़रूर, बट मेंसरिया बेसिकली होता है इन इंटेंट, और किसी भी क्राइम को करने में इंटेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे उस बंदे ने रॉन्गली, इन अ रॉन्ग बिलीफ उस कार को रिमूव कर दिया, तो सर हाउ कैन ही बी लाइबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ट्रेसपास के अंदर जो मेंसरिया होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को मार्क किया हुआ है कि वो एक प्राइवेट लैंड है और आप उसमें गलती से घुस आए, तो वो मिस्टेक नहीं होगी, वो ट्रेसपास ही होगा। तो ट्रेसपास के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं करी जाती। अगर आपने एक प्रॉपर्टी किसी और बंदे के पोजीशन से मूव करी है तो वो ट्रेसपास ही माना जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ट्रेसपास के लॉस को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी, यानी एक्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास ऑफ गुड्स। आइए चलते 18 क्वेश्चन पे। एवरी पर्सन इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड है। यानी अब ये पूछ रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस की, प्राइवेट डिफेंस की जो डेफिनेशन है वो आईपीसी के अंदर किस सेक्शन के अंदर दी गई है। दोस्तों मेरा जो वीडियो इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप उस सारे सेक्शंस को, वो 50+ सेक्शंस हैं, आप उन सारे सेक्शंस के नंबर प्लस उनके क्राइम्स को याद जरूर करके जाएं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस सेक्शन में से आ रहा है। स्पेसिफिकली मर्डर, डाउरी, रेप, ठीक है, थेफ्ट, ये सारी चीज़ों के जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस यूजुअली आपको लगता है कि बहुत ही कॉमन क्राइम है, उनको तो आपने कल्पेबल होमिसाइड, उनके सेक्शंस तो आपने रट के जाने हैं। प्राइवेट डिफेंस, ये सेक्शंस आपने रट के जाने हैं। अब प्राइवेट डिफेंस किस सेक्शन के अंदर आता है आईपीसी के, एंड दैट कम्स अंडर सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं करा है तो अपने लेफ्ट पेज पे ज़रूर लिख लीजिए कि हमने सेक्शंस को याद करना है, और जो सेक्शंस मैंने अभी बताया आपको उनको तो ज़रूर करना है। अब 19th क्वेश्चन है, मिस्टर देशमुख द फॉर्मर एमएलए ऑफ सिटी XYZ डाइड लास्ट ईयर ड्यू टू नेचुरल कॉज लिविंग नो फैमिली मेम्बर्स। सो एमएलए डाई हो गए हैं, उन्होंने कोई फैमिली मेम्बर्स पीछे नहीं छोड़े हैं। ही हैड नो नोन रिलेटिव। Rakesh, the newly elected MLA, made a public speech lambasting and criticizing the former MLA, Mr. Deshmukh. Also gave some derogatory remarks. Naveen, the MLA candidate from opposing party, wanted to take advantage of the situation and filed a defamation case against Rakesh for this incident. Will the case proceed? A possibility along with the reason is given below of each option. तो वो कह रहे हैं कि एक डिसीज बंदे के खिलाफ एक करंट इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट ने गलत इल्ज़ाम लगाए, डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। दूसरा कैंडिडेट जो कि जिसका कोई भी रिलेशन नहीं था, जिसके बारे में बोला गया, उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और डेफेमेशन केस फाइल कर दिया। अब सवाल आपका ये है कि कोई मरा हुआ बंदा अगर उसके खिलाफ कोई बोला जाए चीज़, तो क्या वो डेफेमेशन के अंदर आती है? अब क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, द केस विल प्रोसीड एज राकेश स्पीच वॉज डेरोगेटरी, तो वो कह रहा है कि हाँ केस हो सकता है। दूसरा कह रहा है केस विल नॉट प्रोसीड, मिस्टर देशमुख इज नॉट अलाइव, ओके, ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है द केस विल प्रोसीड एज डेफेमेशन इज पर्सनल रॉन्ग, इसमें भी वो कह रहा है कि डेफेमेशन होएगा ही होएगा। द केस विल नॉट प्रोसीड, नवीन इज नीदर हैव अ फैमिली मेंबर नॉर अ रिलेटिव टू मिस्टर, नॉर रिलेटिव ऑफ मिस्टर देशमुख। तो दोस्तों जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है वो है डी। सबसे पहली बात तो डेफेमेशन केस जो है वो जिस बंदे के खिलाफ मानहानि हुई है वो फाइल कर सकता है या उसका कोई फैमिली मेंबर फाइल कर सकता है, ठीक है। मरे हुए बंदे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उसकी फैमिली मेंबर जिंदा है और उनको लगता है कि जो डिसीज है उसके खिलाफ बोल के उस बंदे ने फैमिली के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करा है, फैमिली की इमेज को भी हर्ट करा है,
तो फैमिली भी डेफेमेशन का केस मार सकती है। मगर हमारे इस केस में उस एक्स एमएलए का ना कोई फैमिली मेंबर था और ना एक्स एमएलए खुद था, और नवीन जो कि इस केस को फाइल कर रहा था वो उसकी फैमिली से ना रिलेटेड था और ना ही उसकी कोई इमेज हर्ट हुई उस डेरोगेटरी रिमार्क की वजह से। इसलिए इस केस के अंदर जो नवीन है वो ना फैमिली रिलेटिव है, तो इसलिए जो मिस्टर देशमुख हैं जिन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले थे वो बच जाएंगे। तो दोस्तों मेक श्योर करें, अगर कोई मर भी गया है इसलिए अगर उसके खिलाफ अगर डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले भी जाएं तब भी डेफेमेशन का केस फाइल हो सकता है उसके फैमिली मेम्बर्स द्वारा जिनकी इमेज हर्ट होगी उनके डिसीज्ड फैमिली मेम्बर के बारे में बोलने से। तो ध्यान रखिए, डिसीज्ड के बारे में बोलने से भी डेफेमेशन हो सकता है, मगर इस केस के अंदर सिचुएशन अलग है क्योंकि ना उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ना ही वो खुद हैं, और जो केस कर रहा है वो किसी भी वे में उनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन इज डन। चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। एक्स इंटेंडिंग टू किल वाई बाय पॉइजनिंग परचेज पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विद ग्लास ऑफ मिल्क। ही गिव द ग्लास टू जेड टू सर्व इट टू वाई बट जेड ड्रिंक्स द मिल्क एंड डाइज। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स ने वाई को मारने के लिए दूध में जहर मिलाया और वो दूध का ग्लास जो था वो जेड को दे दिया। जेड ने वो वाई को देने की बजाय वो ग्लास खुद पी लिया। तो क्या अब एक्स गिल्टी है? अगेन एक्स का मेंसरिया क्या था, क्रिमिनल इंटेंशन क्या था, वाई को मारना। वाई तो मारा ही नहीं, तो वो तो जो एक्स का इंटेंशन था वो हुआ ही नहीं, तो क्या क्राइम हुआ? तो क्या एक्स को सजा मिलनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज 4, एक्स कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मर्डर डेफिनेटली। ट्रांसफर ऑफ मेलिस, आप पढ़ें सेक्शन 301 में ट्रांसफर ऑफ मेलिस के बारे में बात किया गया, यानी आप मारने गए किसी और को और मर गया कोई और। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपके ऊपर चार्जेस वो मर्डर के ही लगेंगे और माना यही जाएगा कि आप मतलब उस जो आपको ऊपर केस चलेगा वो यही चलेगा इस तरीके से कि आप जिसको मारने गए थे वही मरा है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मेलिस का जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो यही बताता है कि भैया आपका इंटेंशन क्राइम करने का ही था, आप गए ही मारने थे, अब आपने मारना था किसी और को बट मर कोई और गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेंसरिया भी था, आपने एक्टोसरियस यानी एक्शन भी किया, तो आप उसी क्राइम के अंदर लाइबल होंगे जो आप सोच के गए थे करने के लिए। सो एक्स commits the offense of murder. Option 4 is the right option. The case of dowry death can be filed only within. अब ये पूछ रहा है कि जो मैंने आपको क्या बताया डाउरी के बारे में बोला ना, डाउरी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब डाउरी के सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाउरी के बारे में कितने साल के अंदर डाउरी का केस हो सकता है। तो दोस्तों द ऑप्शन इज 7 years ऑफ मैरिज, यानी आपकी शादी को 7 साल के अंदर अगर आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा होता है जो कि अननेचुरल है और आपके जो इन लॉज हैं या आपका जो हस्बैंड है वो आपसे डिमांड करते हैं कुछ पैसों की, और आप अगर इसको फाइल कर देते हैं केस को, तो ये डाउरी के अंदर आ जाएगा। बट 7 साल के अंदर, 7 साल की मैरिज के बाद माना जाता है कि ऐसे कंकशंस और ऐसे इश्यूज नहीं पैदा होते, इसलिए जो डाउरी का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम लिमिट है, वो 7 years ऑफ मैरिज के अंदर अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उसे केस फाइल कर सकते हैं और अपना डाउरी की रेमेडीज ले सकते हैं। तो आप डाउरी के बारे में जरूर पढ़ें, किस सेक्शन के अंदर डाउरी है, और ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अ समन इशू बाय कोर्ट मस्ट बी इन, दिस इज अ सीआरपीसी क्वेश्चन। तो जो समन कोर्ट से आता है वो बेसिकली राइटिंग और डुप्लीकेट में होता है, यानी राइटिंग एंड डुप्लीकेट दो तरीके से होता है। तो द ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। एक्स एज अ पार्ट ऑफ प्रैंक ऑन वाई टुक अवे वाईज नोटबुक विद हिम टू हिज होम विद इंटेंशन टू रिटर्न इट लेटर। अब एक्स का इंटेंशन कुछ नहीं था, वो वाई की नोटबुक ले गया अपने घर पे और इस सोच के साथ कि भैया वो वाई को लौटा देगा। तो अब इसके अंदर एक्स ने क्या क्राइम किया ये पढ़ते हैं। एक्स हैज कमिटेड अ थेफ्ट, देखो मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गई फ्रॉम पोजीशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन और विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पर्सन, तो थेफ्ट तो बनता है। तो क्या पता थेफ्ट क्लोज हो। अच्छा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, अच्छा मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट दोनों बहुत क्लोज इनफ होते हैं, मगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या है और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है आप लोग इससे ज़रूर करके जाएँ। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो होता है उसके अंदर कोई चीज़, थेफ्ट में कोई चीज़ आप किसी और बंदे के जो है उसके पास से ले रहे हैं, मतलब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के वो चीज़ आपको मिल जाती है और आपके अंदर क्रिमिनल इंस्टिंक्ट थोड़े समय बाद जाग जाता है और आप फिर उस चीज़ को ले जाते हैं। तो वो भी एक तरीके का क्राइम है, बट दोनों में बहुत फ़र्क है। एक में बंदा चीज़ लेके आ रहा है और एक में बंदे को चीज़ मिल गई और उसका क्रिमिनल इंटेंशन पैदा हो गई और उसने वो चीज़ फिर अपने पास ही रख ली। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात की गई है। एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड फोर्थ इज नन ऑफ द। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है दैट इज एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस। दोस्तों थेफ्ट इज अ क्राइम, क्राइम करने के लिए मेंसरिया चाहिए, यानी आपका क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, प्लस
वो एक प्रैंक के थ्रू इसको घर लेकर गया था और उसने उसको वापस कर ही देना था। यानी मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अनदर पर्सन ज़रूर हुआ है, बट वो उसे रिटर्न हो जाएगा। तो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो है वो कौन चेयरमैन अपॉइंट करता है? दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज वन ऑफ द बॉडीज विच मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो मेरे को आप बताएं इस कमेंट बॉक्स में कि ट्रिब्यूनल किस पार्ट के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि 22 पार्ट्स हैं, एंड यू मेक श्योर कि आप 22 पार्ट्स को करके जाएं किस पार्ट के अंदर क्या आता है। जैसे फंडामेंटल पार्ट 3 के अंदर आता है, तो उस तरीके से किस पार्ट के अंदर हमारा ट्रिब्यूनल्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसको अपॉइंट कौन करता है? द आंसर इज प्रेसिडेंट। चाहे स्टेट हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट करता है। इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा? नासा की फुल फॉर्म क्या है? एंड द आंसर इज थर्ड, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे फुल फॉर्म्स आ जाते हैं तो आप लोग ज़रूर ऐसे फुल फॉर्म्स को करके जाएं, स्पेसिफिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म्स को जरूर करके जाएं जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं और एक वैल्यू होल्ड करती हैं। To avoid unhealthy weight gain, total fat should not exceed. The answer is 30%. So it's a very knowledgeable question. I hope आपको पता हो तो it's very good. अगर नहीं पता तो कोई नहीं, you can miss it. World Health Day is celebrated on 7th of April. Important dates, और आपने important days को ज़रूर याद रखना है. In which case 42nd Amendment Act was declared null and void by Supreme Court. So it's a landmark judgment and the answer was मिनर्वा मिल्स। आप इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को देखिए, मिनर्वा मिल्स, MC मेहता, कस्तूरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बच्चे मेरे को हमेशा कहते हैं सर लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी करके जाएं। वीडियो आने वाली लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर, मगर ऐसे क्वेश्चन में से भी आप जो ऑप्शंस के अंदर केसेस बताए गए हैं उन सब के बारे में तो पढ़ें। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर सही होगा, मगर जो बाकी 3 है उनका भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। इसलिए लैंडमार्क जजमेंट के केस में तो आप ये ज़रूर ट्रिक को यूज़ करा करें। मैं भी ऐसे ही करता था, जब एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करता था उसमें से एक आंसर सही होता था, मगर बाकी 3 भी तो जो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ ही लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये भी कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए केसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट दिए गए ऑप्शंस हैं। आइए 29 पे चलते हैं। इन विच लैंडमार्क केस, अगेन ए लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू मेन इज इनवैलिड इवन इफ इट कन्वर्ट्स टू इस्लाम बिफोर मैरिज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट सरला मुदगल वर्सेस UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था कि पहले बहुत केस होने लग गया था कि जो हिंदू लोग थे वो मुस्लिम करके दूसरी शादी कर लेते थे, ठीक है, और फिर दोनों बीवियों के जो रखने का हक दिखाते थे। अगर आपको याद होगा, हरियाणा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर था जो सुभाष चांद करके, और बाद में वो चांद मलिक बन गया। तो ये जो सरला मुदगल का केस, इसके अंदर ही बोला गया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अपना धर्म चेंज कर ले, अगर उसने अपनी पहली मैरिज नहीं तोड़ी है तो वो बाइगमी के अंदर ही आएगा। सो दोस्तों अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आ गए हैं। मैथ्स से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो आते हैं उनकी वैल्यू होती है। तो आइए अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एक वाइट पेज के ऊपर, और आपको दिखाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को, अ मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर, a part of which sells at 8% profit and the rest of 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 8% profit is. तो कितनी क्वांटिटी सेल करेगी? आइए इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ये रहा क्वेश्चन। मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम शुगर, part of which sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gained 14% on the whole. The quantity sold at 8% profit is. तो ये बता रहा है कि 2 अलग अलग प्रॉफिट्स पे 1000 किलो चीनी को बेचा गया है, और उससे टोटल प्रॉफिट जो है, ओवरऑल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो 14% निकाला गया है। तो दोस्तों जो मेन चीज़ है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं जो बता दूं वो ये है कि आपको एक ओवरऑल वाला फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये मैंने सॉल्व करा हुआ है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। आपको ओवरऑल फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है, और वो ओवरऑल फॉर्मूला क्या है? ए ओवरऑल इज इक्वल टू A1 विच इज बेसिकली द A पार्ट यानी द P1 प्रॉफिट, and it's into N1, that's the quantity which we're talking about. Then it's A2, the second part, into the second quantity, and then it's upon N plus N2, that will be the
टोटल जो आपका टोटल क्वांटिटी है वो, तो यहां पे जो n है दैट इज सिग्निफाइंग द क्वांटिटी, एंड वेयर एज जो हमारा A1 और A2 है दैट सिग्निफाइंग द प्रॉफिट्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट P1 एंड P2। तो हेयर A ओवरऑल इज इक्वल टू A1 A2, तो हमारे पास ओवरऑल यानी A इज इक्वल टू 14%, A1 इज इक्वल टू 8% एंड A2 इज इक्वल टू 18%। तो ये हमारा इस तरीके से ये है। तो प्रॉफिट लॉस में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए जिसमें अलग अलग प्रॉफिट्स हैं या अलग अलग लॉसेस हैं एंड यू हैव गॉट एन ओवरऑल प्रॉफिट आउट ऑफ दोज डिफरेंट प्रॉफिट्स, तो ये उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर इसमें लॉस होगा तो आप प्लस की जगह पे माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमको सबसे पहले क्या निकालना है कि 8% शुगर जो है वो कितने किलोग्राम यानी कितनी क्वांटिटी उसकी थी, तो हम उसे x एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने जब उसे x एज्यूम कर लिया तो जो बची हुई क्वांटिटी वो कितनी हुई, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 1000 थी, तो बची हुई क्वांटिटी कितनी हुई 1000 माइनस x। अब इसको हम हमारे फॉर्मूला के अंदर डालते हैं, क्योंकि n इज टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, तो n1 जो हो जाएगा वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी x, दैट इज x, n2 जो हो जाएगा वो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी हो जाएगी विच इज 1000 माइनस x, तो ये आ गया 1000 माइनस x, और A1 A2 हमने बता दिया था P1 P2 हो गया, यानी ये बन जाएगा ओवरऑल इट्स 14, 8 इंटू एक्स प्लस 18 इंटू 1000 माइनस एक्स अपॉन ओवरऑल टोटल हमारे पास कितना जो थी क्वांटिटी दैट वाज 1000 किलोग्राम्स। तो आप देख सकते हैं नीचे, देन इट इज 14,000 8x प्लस 18,000 माइनस 18x, एंड अगर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन दैट विल बी 14,000 इक्वल टू 18,000 माइनस 10x। अब 18 उधर चला जाएगा, देन यू विल बी हैव 14,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू माइनस 10x, दैट वुड बी 4,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू x, एंड our answer will be x is equal to 400 kilograms। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट्स B 400 kilograms। तो दोस्तों आइए चलते हैं आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्शंस। डायरेक्शन के क्वेश्चन में जैसे B is to the north of A, C is to the east of A, E is to the south of C and D is to the west of A, then what is the position of D in relation to C? हमेशा मैं पहले भी बताता रहा हूं, जब मैंने लास्ट ईयर अपने मॉक टेस्ट कराए हैं, सबसे पहले आप किसी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन में डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, और उसके बाद फिर आप आइए अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लिखिए। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, B इज टू द नॉर्थ ऑफ A, तो यानी सेंटर जो है वो A को लिया गया है और बोला गया है कि जो B है वो A के नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ पे, ऊपर की तरफ, ये ना नॉर्थ, तो ये आ गया B। और वो अगला क्या कह रहा है, C इज टू द ईस्ट ऑफ A, C जो है A की ईस्ट में है, ईस्ट कहाँ होता है, देखो ये रहा ईस्ट, तो ये आ गया C आपका इस तरफ राइट साइड पे। देन अब वो बता रहा है E इज टू द साउथ ऑफ C, तो जो E है वो C की साउथ में है, कैसे, ये रहा। तो जिस भी डायरेक्शन को, जिस भी मतलब पॉइंट को वो रेफरेंस ले रहे हैं, वो पॉइंट हमेशा सेंटर में आएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वो बोल रहे हैं ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, आपने फिर अल्फाबेट्स को पुट करना है। अब अगला वो कह रहे हैं D इज टू द वेस्ट ऑफ A, तो A को फिर से रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में रखा जाएगा और उसके लेफ्ट राइट जो भी डायरेक्शन बताई जाएगी वो लेना है। तो A इज अ रेफरेंस पॉइंट दैट वुड बी इन सेंटर, D इज टू द वेस्ट ऑफ A, तो A जो D है वो A के लेफ्ट में आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D इन रिलेशन टू द C, तो दोस्तों D की पोजीशन C के रिलेशन में क्या है, यानी C क्या है, रेफरेंस पॉइंट, उसको सेंटर में रखा, तो सेंटर में अगर इसे रख देंगे C को, तो जो D है वो कहाँ है, उसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट क्या पड़ता है, वेस्ट, तो आर आंसर विल बी वेस्ट, एंड दैट इज द ऑप्शन 4। सो गाइज ऑप्शन 4 वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जिनका सही आया वेल एंड गुड, जिनका सही नहीं आया इसको ढंग से और दोबारा से आप देखिए। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 guys is talking about the members. Each member in a kitty party contributed twice as many rupees as total number of members present, and total collection was rupees 9248. The number of members in the party was, तो number of members ढूंढने को वो कह रहा है, और वो कह रहा है जितने मेंबर पार्टी में थे उन सबने जितने मेंबर पार्टी में थे उसकी डबल, मतलब उसकी दुगनी उन्होंने अमाउंट दी है। तो इससे हमारे को सबसे पहले क्या है, जो चीज़ हमको पूछी गई है, जो हमें ढूंढनी है, हम पहले से वेरिएबल में ले लेते हैं। तो हमने x को बना दिया है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब वो क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड 9248। अब वो कह रहा है कि जितने मेंबर्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर x थे, तो वो कह रहा है कि x मेंबर्स ने दुगना जितने मेंबर्स थे, यानी x मेंबर्स ने 2x को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी दुगना पेमेंट पे करा है, और टोटल पेमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू द पेमेंट पेड बाय
ईच मेंबर, तो एक मेंबर ने कितनी पेमेंट करी है, डबल ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी x थी, उसका डबल कितना हो गया, 2x हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, इज द टोटल मेंबर्स इनटू द अमाउंट गिवन बाय अ सिंगल मेंबर। तो अमाउंट गिवन बाय सिंगल मेंबर इज 2x, टोटल मेंबर इज x, 2x into x is equal to 9248, that will be 2x square, and 2x square का हम लोग बन जाएगा x square is equal to 4624, and 4624 is the square of 68। तो जो हमारा आंसर है that would be 68, that would be the first answer। तो जिन लोगों का ये आंसर आया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया है इसको वीडियो को दोबारा से देखें और अपने आंसर को चेक करें कहाँ गलती हुई है। तो अब आ गया हाउसेस का क्वेश्चन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट देयर आर 8 हाउसेज इन ए लाइन, और 8 हाउसेज इन ए लाइन की इन्होंने कंडीशन दे दी है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो अपने जो डेफिनेट स्टेटमेंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना है, और जो इनडेफिनेट है या जो वेरिएबल है उनका पता नहीं क्या हो सकता है, उनको आपने थोड़ा रोक के चलना है। तो ये मैंने क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे ऑलमोस्ट सॉल्व करा हुआ है। 8 हाउसेज मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हाउसेज मैं बना चुका हूं। अब इन 8 हाउसेज में हमने लोगों को पुट करना है और देखना है कि कैसे इसमें आया है। इसके अंदर जो सबसे पहली डेफिनेटिव स्टेटमेंट है वो ये है, हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, ठीक है। जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सिमन, दैट्स अनदर स्टेटमेंट। हैरी इज जस्ट टू द नेक्स्ट ऑफ लैरी, देयर इज एटलीस्ट वन टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, पॉल लिव्स इन वन ऑफ द 2 हाउसेज इन द मिडल। तो देखो 8 घर हैं, 8 घर हैं, इनका मिडल के घर कौन से 2 हो गए, ये 2 घर इनके मिडल के हो गए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने गोला भी मारा हुआ है, ये 2 घर जो हो गए मिडल के हो गए। तो इनका कहने का मतलब है पॉल लिव्स इन वन ऑफ द 2 मिडल हाउसेस, ठीक है। तो पॉल इन दोनों में से किसी एक घर में रहता है। अब मैं कैसे पहुंचा इस कंक्लूजन पे कि पॉल यहां ही रहता है, उसका आंसर आपको अगले एक ऑप्शन में मिल जाएगा। वो कह रहा है कि माइक लिव्स इन बिटवीन पॉल एंड लैरी, ठीक है। तो ये बात तो श्योर हो गई कि पॉल अगर यहां रहेगा तो ही माइक बीच में रह पाएगा, अगर पॉल यहां रहेगा तो लैरी तो ऑलरेडी यहीं पर ही है। अच्छा, लैरी यहां पे कैसे आया, लैरी के भी यहां पे आने का जो पॉइंट है वो ये है कि जो हैरी है वो लैरी के लेफ्ट में है, दैट इज गिवन इन द सेकेंड स्टेटमेंट, दैट हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन टू द लेफ्ट ऑफ लैरी, यानी जो लैरी है उसके लेफ्ट में एक भी है और हैरी जो है वो उसके लेफ्ट में है, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, if at least one lives to the right of Robert and Harry, Robert और Harry के if at least one lives to the right of Robert, तो ये आ गया रॉबर्ट के जो राइट में है वो भी एक रह रहा है, and Harry is not in between Todd and Larry, तो टॉड और लैरी के बीच में जो हैरी नहीं है। तो आप देखिए जब ये आ गया टॉड और लैरी यहाँ पे, तो हैरी इनमें से कहीं पे भी नहीं हो सकता, और लैरी के लेफ्ट में हैरी है, ये बात भी हमारी श्योर है, टॉड एंड लैरी, ठीक है। तो अब क्या है, हमको एक चीज तो पता चल गई दैट पॉल यहां पे रह रहा है, माइक इज इन बिटवीन लैरी एंड हैरी। तो ये जो 4 घर हैं ये तो हमने टोटली फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि ये 4 घर तो स्टेटमेंट से ही आपको फिक्स मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बाकी कंक्लूजन्स के ऊपर। तो वो क्या कह रहा है, जो एक और उसमें जो बता रहा है वो ये है, इफ एटलीस्ट वन लिव्स टू द राइट ऑफ रॉबर्ट, ठीक है। वन जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट के भी राइट में कोई एक बंदा रह रहा है, तो रॉबर्ट का जो घर है वो भी इन दोनों में से एक हो सकता है, ये नहीं होएगा क्योंकि रॉबर्ट के राइट में कोई एक है, तो ये दोनों में से एक हो सकता है। अब ऑप्शंस है हमारे पास, अब नीचे हमारे को ना स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमें ना स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड, इनमें से पूछ रहा है कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड। देखो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, तो एक स्टेटमेंट क्या कह रही है, रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड, तो रॉबर्ट जो है वो लेफ्ट एंड पे तो नहीं है। तो ये तो देखो हम लोगों को, हम इसको कह सकते हैं कि रॉबर्ट लेफ्ट एंड पे नहीं है, क्योंकि आप इसमें जो आप अगर चीज़ को नोट करेंगे तो वो ये है कि इन घरों में 4 घर तो आ चुके हैं, और हैरी जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट हैरी के राइट में तो नहीं है, बिल्कुल भी आ ही नहीं सकता, रॉबर्ट का वहाँ पे घर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब लोग ये स्टेटमेंट जो है ये तो ठीक है, रॉबर्ट इज नॉट एट द लेफ्ट एंड, यानी इस एंड में यहाँ पे तो रॉबर्ट है ही नहीं। अब अगला स्टेटमेंट क्या, रॉबर्ट इज इन बिटवीन साइमन एंड टॉड, ओके। साइमन और टॉड के बीच में क्या रॉबर्ट हो सकता है दोस्तों, रॉबर्ट साइमन और टॉड के बीच में हो सकता है। देखिए साइमन यहाँ पे हो सकता है या साइमन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जो रॉबर्ट है, अगर टॉड इधर हुआ तो रॉबर्ट इन दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि टॉड अगर इधर हुआ तो रॉबर्ट को इधर होना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी हो सकती है, ठीक है।
थर्ड स्टेटमेंट, टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक। अच्छा, टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जैक और साइमन है उनके घर हमेशा कोने के ही रहने वाले हैं, ठीक है। और जो ये कह रहे टॉड, टॉड को अगर पॉल और जैक के बीच में आना है तो टॉड को इन दोनों घर में से अगर हम कहीं पे भी टॉड को रख दे तो वो जैक और पॉल के बीच में आ ही नहीं सकता। यहाँ रखेंगे तब भी बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ रखेंगे तब भी बिटवीन आएगा। व्हाट इज इन बिटवीन, अगर पॉल यहाँ होता और जैक यहाँ होता और टॉड यहाँ होता तो हम कहते हैं कि टॉड इज इन बिटवीन जैक एंड पॉल। सो दोस्तों जो थर्ड है, द थर्ड स्टेटमेंट इज बेसिकली द रॉन्ग वन एंड द राइट आंसर। तो हम लोग कहेंगे दैट द थर्ड स्टेटमेंट, टॉड इज इन बिटवीन पॉल एंड जैक, सही है, क्योंकि जो फोर्थ है वो भी देख लो आप, देर आर 3% टू द राइट ऑफ पॉल। तो जो पॉल है उसके राइट में 3% रहने वाले, क्योंकि जो पॉल है वो मिडल में ही है, तो एटलीस्ट 3 तो उसके राइट में रहने ही वाले हैं। इस क्वेश्चन में डेफिनेट स्टेटमेंट्स बहुत कम थी, बट जो ऑप्शंस दिए गए थे उनके अंदर जो डेफिनेट स्टेटमेंट्स के क्लोज पॉइंट्स थे वो कवर हो रहे थे, इसलिए हम लोग इसके थर्ड आंसर के कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। चलिए आइए चलते हैं हमारे 34th क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है BCEJ के MQS। तो दोस्तों ये जब ऐसे अल्फ़ाबेट्स आपको आ जाए ना, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स को लिख लेना है, और अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ आपने काउंटिंग भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेनी है। अब जब हम लोग इसको लिख लेंगे तो सबसे पहले दो चीज़ें होती है, पहले तो या तो अल्फ़ाबेट्स का ही कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा होता है, ठीक है। यानी सपोजली ऐसे लेगा बंदा, B लेगा, C को छोड़ेगा, D ले लेगा, फिर E को छोड़ेगा, F को छोड़ेगा, G ले लेगा। तो आपको पता चल रहा है एक छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, फिर 3 छोड़ रहा है, ऐसा कोई सीक्वेंस बन जाता है। तो पहले हम लोग तो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, क्या कोई अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस बन रहा है। देखो इसने B लिया, फिर इसने C लिया, फिर इसने E ले लिया, चलो ठीक है, 2 लिया, एक छोड़ा, फिर एक और लिया, ठीक है। अब अगला क्या लिया इसने, E के बाद इसने क्या करा, सीधा G ले लिया, चलो एक छोड़ दिया, ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। आप देखो ना, फिर G के बाद इसने क्या करा, G के बाद इसने सीधा K ले लिया, 3 छोड़ के, K के बाद क्या करा, अरे इसने K के बाद देखो M ले लिया, अब तो एक छोड़ दिया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो क्या करें, फिर हम इनके नंबर्स का सीक्वेंस देखते हैं, इनके नंबर का कोई ना कोई पैटर्न नोट करते हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13। अरे अब आप इनको नंबर को आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इनके नंबर्स में से एक चीज़ निकल के कॉमन आ रही है, दैट कि ये सारे के सारे जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी भी टेबल में अपने टेबल के अलावा नहीं आते। देखिए 2 3 5 7 11 13 17, तो अगला 19 के बाद जो प्राइम नंबर है, क्या 20 हो सकता है, नहीं 20 तो 2K में भी आता है, 10K में भी आता है, 5K में भी आता है, नहीं 20 नहीं हो सकता, 21 भी आता है, 3K में भी आता है, 7K में भी आता है, तो 21 भी नहीं हो सकता, 22 11 में आता है, 2 में आता है, 22 भी नहीं हो सकता, 23 ऐसा नंबर है जो अपने अलावा और किसी में नहीं आता। तो इसका जो नेक्स्ट है दैट्स 23 पे कॉरस्पॉन्डिंग इज W, सो द ऑप्शन डी, W शुड बी द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये ट्रिक होती है इसको करने की, कि आप पहले अल्फ़ाबेट्स को लिख लें, फिर उनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को लिख लें, एंड मेक श्योर करें कि आपका जो अल्फ़ाबेट है वो सेम आए। चलिए अब आ जाते हैं हम एक और सीरीज़ के ऊपर। ये सीरीज़ आप देख सकते हैं, दैट्स 2 44 4 41 6 एंड 38 एंड 8। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि इस सीरीज़ में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 2 के बाद 44 लिख लिया, 44 के बाद 4 लिख लिया। ऐसा जब कभी हो ना कि 2 नंबरों के बीच बहुत बड़े बड़े गैप्स हों और फिर अगला नंबर छोटा होता जा रहा हो, तो हमेशा नोट करना ये बाइनरी सीरीज़ हो जाती हैं। बाइनरी सीरीज़ क्या होती हैं, बाइनरी सीरीज़ के अंदर आपके एक क्वेश्चन के अंदर 2 सीरीज़ पूछी गई होती है। आप देखिए ये सीरीज़ एक अलग है, तो आप इसमें देखेंगे 4 के बाद क्या है, 6 आ रहा है, 6 सीरीज़ है 8, तो ये 2 सीरीज़ बन रही है। देखिए 44 41, तो आप ये 2 सीरीज़ ऐसे लिख लें 2 और 44 की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें -3 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 के मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये अगले 2 नंबर क्या आएंगे, 8 के बाद आएगा 10, 38 के बाद -3 हो जाएगा तो आएगा 35। तो 35/10, दैट विल बी द 2 नंबर्स ऑफ दिस नेक्स्ट 2 नेक्स्ट नंबर्स ऑफ दिस सीरीज, एंड दिस इज आवर राइट आंसर विच इज द 4th ऑप्शन। सो दोस्तों हमारा 36 क्वेश्चन है, इन री द अबव लैटिन लीगल टर्म्स मीन इन मैटर ऑफ, इन रिप्लाई ऑफ, इन रेमेडी ऑफ और इन रिटर्न ऑफ। तो इन री मीन्स इन मैटर ऑफ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लीगल लैटिन टर्म्स आ जाएंगे, लीगल मैक्सिम्स तो आते ही आते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लीगल लैटिन टर्म्स हैं जो हमारी डे टू डे कोड लैंग्वेज में यूज होते हैं, जैसे कि एक्स पार्टे इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ऑर्बिटर डिक्टा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड रेस जुडिकाटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो आप लोग ऐसे लीगल लैटिन टर्म्स को जरूर पढ़ के जाएं। इन री का मतलब होता है इन द मैटर ऑफ।
दोस्तों अगला क्वेश्चन 37, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, एंड द आंसर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों जब प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है, हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो किसको जाके अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो दोस्तों अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। विच ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास। सो दोस्तों द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये पर्सनल लॉ में से क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ेंगे कि मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज क्या क्या हैं, तो कुरान, सुन्ना, इजमा एंड कियास आर ऑल ऑफ देम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिडर हिंदू जॉइंट फैमिली? तो हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली क्या नहीं है? हस्बैंड एंड वाइफ, विडोज ऑफ टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स और ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों टू सिस्टर, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। दो बहनें कभी भी हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं बन सकती। दो बहनों के जो परिवार होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उन दोनों को कभी भी हिंदू जॉइंट फैमिली में नहीं रखा जा सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। He she should be a citizen of India, बिल्कुल, that is in the qualification of the Supreme Court judge. He should be respected jurist in the eyes of the parliament, okay. He she must be judge in the high court for at least 5 years, okay. He she should be lawyer in the high court for at least 10 years. तो दोस्तों इसमें से जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। ही शुड बी द रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा कैच था, इन लोगों ने पार्लियामेंट डाल दिया है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन गलत है। वरना eminent jurist होना is one of the qualification of becoming a Supreme Court judge, but he should be in the eye of the panel who's going to decide, or the President of India. So दोस्तों 41 क्वेश्चन है, विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नोन एज द मंडल केस? द आंसर इज इंदिरा सोनी वर्सेस यूआई ऑफ इंडिया। ये मंडल केस बेसिकली मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद इंदिरा सोनी वेंट टू द कोर्ट एंड शी वाज फाइटिंग की एक लिमिट लगानी पड़ेगी। ऐसे अगर हम सबको रिजर्वेशन देने लगेंगे, ओबीसी को उस समय रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटीज के बाद, तो ऐसे क्या होगा? तो मंडल केस के नाम से इंदिरा सोनी के केस को जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% का बार भी लगाया था। डिग्री ऑफ प्रोबेट रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पर्सन इफ दे आर रिलेटेड बाय। तो डिग्री ऑफ प्रोबेट रिलेशनशिप बेसिकली जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बताया गया कि ऐसे कौन से दो लोग हैं जिनके बीच में हिंदू रिलीजन के अंदर रिलेशन नहीं हो सकता, तो दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल रिलेटेड विद फुल ब्लड। इनकी डेफिनेशन आपने खुद पढ़नी है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, क्या क्या होता है। फुल ब्लड बेसिकली अगर माता पिता एक ही हो तो फिर उनके बच्चे जो उनसे आए उन्हें फुल ब्लड कहा जाता है, बट फिर भी आप इसे पढ़ना जरूर। फुल ब्लड के बीच में यानी उन बच्चों के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाफ यूट्राइन ब्लड के बीच में नहीं हो सकता। यूट्राइन और हाफ ब्लड का डेफिनेशन क्या है? किसी एक में फादर कॉमन होता है, एक में मदर कॉमन होती है, आपने होमवर्क करना है। एडॉप्शन यानी एडॉप्टेड चाइल्ड है, क्या उनके बीच में हो सकता है? नहीं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में किसी के बीच में भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, इट्स प्रोहिबिटेड अंडर हिंदू लॉ। 43 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट पेमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया। ए टॉक्स अबाउट इट कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यस। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, यस। दे आर चार्ज ऑन कंटिजेंसी फंड, नो। इसका आंसर सी है। प्रेसिडेंट का जो अपना सैलरी है वो कंटिजेंसी फंड पे नहीं, जो है वो कंसोलिडेटेड फंड पे लगाया जाता है। कंटिजेंसी फंड जो है बेसिकली इमरजेंसी फंड है। तो ऐसे कितने प्रकार के फंड हैं आप उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी वेयर सच सेटअप इज एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, द आंसर इज सी द प्रेसिडेंट। यूटी का जो मुख्यमंत्री है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद अपॉइंट करते हैं और उनकी ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने किसी खुद ना करवाएं तो फिर अपने किसी बंदे के थ्रू करवाते हैं। तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के नॉमिनी होते हैं, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की ओथ कराते हैं, बट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 45 इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर इट्स 6 मंथ्स। 6 महीने तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके बीच में फिर इलेक्शन कराना होता है, लाइक एनी अदर ऑप्शन। जहां पे अगर कोई सीट खाली हो जाए एमएलए एमपी एमसी की तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। So which of the following maxim is not related to the law of contract? Consensus ad idem, that's meeting of the mind. Essentio mentium, that's a synonym of meeting of mind. Ex nudum pacto nor orator action. Nudum pacto is basically a nude contract in which there is no consideration. Actus non facit reum nisi mens sit rea. So it's the fourth answer because mens sit rea, it's about mens rea and that's in IPC. A relation between agent and principal, is it friendly, unfair, reciprocal, fiduciary? That's fiduciary. Fiduciary is basically relationship of trust, यानी आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने एजेंट पे कि वो कल को आपके लिए जो काम करेगा वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करेगा। सो fiduciary relationship is basically relationship based on a trust.
So it's fourth. Legal principle, auction of sale of goods is invitation to offer, not an offer in itself. आप फैक्ट को पढ़िए कि उदय puts up an advertisement in front of his house. उसने 50 लाख का बोर्ड लगाया था. Saif sees the advertisement and goes to the Uday with the money to buy the house, but Uday refuses to sell the house. So इसका जो आंसर है that's answer 3 which is right, क्योंकि उदय ने it's invitation to offer, ऑफर उसने इन्वाइट किया था, तो ऑफर लेके जब सैफ उसके पास आया 50 लाख का, तो that is in the virtue of Uday basically to accept the offer or not, so he chooses not to accept, so no legal remedy is there. A daughter promised to give maintenance to her uncle in consideration of her mother making a gift of certain properties. एक माँ ने अपनी बेटी को कोई प्रॉपर्टी दी और बोला कि बेटा आपने अपने अंकल को पे करना है इन फ्यूचर में. बेटी ने उसे एग्री किया, तो जो एग्री किया कि अपने अंकल को पे करना और बाद में पे करने से मना कर दिया. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ है दैट्स अ रूल ऑफ प्रिविटी. रूल ऑफ प्रिविटी क्या होता है? वो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी पर्सनल टू द बोथ पार्टीज. जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी उन दोनों के बीच में ही हो सकता है, और उसको कल को अगर किसी ने उस पर रेमेडी लेनी है तो वो दोनों में से कोई ले सकता है. मगर इसमें जो एक्सेप्शंस हैं विच इज टॉक अबाउट ट्रस्ट, विच टॉक अबाउट फैमिली, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रूल ऑफ प्रिविटी के. आप पढ़े रूल ऑफ प्रिविटी में और कितने एक्सेप्शंस हैं. तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ट्रस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फैमिली का क्वेश्चन आ रहा है, प्लस बेनिफिशियरी. इफ द अनदर पर्सन इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उसको उसकी रेमेडी अप्लाई कर सकता है. तो इसमें अंकल तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं. पहले तो फैमिली में भी आ रहे हैं क्योंकि वो मदर और बेटी के बीच में हुआ एंड अंकल वाज द फैमिली मेंबर. ट्रस्ट के बीच में आ रहे हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बेटी ने मदर को ट्रस्ट था कि बेटी उस अंकल को पे करेगी, तो ये होना चाहिए था. साथ में अंकल इज ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी एंड आंसर कैन नॉट सक्सीड बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट माइट मूव फ्रॉम एनी पर्सन. तो इसमें जो है कंसिडरेशन जो है वो जो लड़की है वो सक्सीड नहीं होगी. अंकल इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, अंकल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. So an agreement made to sell cargo of corn which was not in existence at the time of contract. So is it a legal contract? Yes, it's a valid contract. देखो कॉर्न आप लोग बोलेंगे सर कंसिडरेशन तो है नहीं, बट कंसिडरेशन इम्पॉसिबल नहीं है, कंसिडरेशन है. आगे नियर फ्यूचर में जब वो कॉर्न उगाई जाएगी, जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कहा जाता है कि इस खेत में अगर इतना किलो आलू उगेगा तो वो हमारा है. तो आलू उस समय तो नहीं है, बट ये है कि वो जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर पास्ट में और प्रेजेंट तीनों में हो सकती है. तो दोस्तों इसलिए इसका जो आंसर है दैट विल बी अ वैलिड आंसर. तो अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल का. कॉन्ट्रैक्ट से फिर से प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. यानी जो एक्सेप्टेंस है ऑफर की वो एकदम एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. फैक्ट सेट्स ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल फॉर 25,000, बी एग्रीड टू बाय इट फॉर 24,000, ए सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू सी फॉर 26,000, द नेक्स्ट डे बी सूज ए. दोस्तों तो इसका जो आंसर है दैट विल बी डी. रीजन व्हाई? बिकॉज ए ने ऑफर 25,000 की दी थी, तो उसका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए था, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी और बिल्कुल एग्जैक्टली उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए था. बट जो बी ने किया दैट वाज एन काउंटर ऑफर और ए ने वो एक्सेप्ट नहीं करा, वो किसी और को सेल कर दी, तो दैट इज नो क्राइम. सो बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए. 52 where a minor is entered into contract fraudulently for a purchase of necessary item, in such case the minor is not liable, minor's estates are liable, minor guardian is liable, minor is personally liable. दोस्तों माइनर इसका आंसर इज आंसर 1. दोस्तों होता क्या है बेसिकली, माइनर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता, और जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसेगा तो दैट इज वॉइड. बट अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाता है तब भी जो डैमेजेस हैं, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे लॉसेज हैं वो माइनर पे कभी नहीं आते. यानी माइनर को वहां पे भी स्टॉपल, जो रूल ऑफ स्टॉपल है उसका वहां पे उसको क्या कहते हैं, और उस वहां पे वो उसके बंदिश में नहीं होता. वो मतलब मुकर सकता है और कह सकता है कि जी मैं तो वो नहीं था, मैं माइनर था. तो बहुत ही ज़्यादा माइनर को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं. अब आगे हमारे आईपीआर के कुछ क्वेश्चन. कॉपीराइट लॉ अप्लाइज टू द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेन्ड इन. कॉपीराइट लॉ बेसिकली एक्सप्रेशंस के लिए होता है. कॉपीराइट किस में लगता है? सॉन्ग लिरिक्स में लगता है, ओके, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स में लगता है, ड्रामेटिक एंड लिटरेरी वर्क्स में लगता है, इन सब में ही लगता है. और जो कॉपीराइट है बेसिकली वो एक्सप्रेशन और आर्ट के लिए दिया गया है. तो ड्रामेटिक्स हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, सब पे कॉपीराइट लग सकता है. हॉलमार्क, व्हाट इज हॉलमार्क? इज इट अ ट्रेडमार्क और इज इट अ सर्टिफिकेशन मार्क और इज इट अ कलेक्टिव मार्क? सो बेसिकली हॉलमार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एंड ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज मेड फॉर. तो रजिस्ट्रेशन जो ट्रेडमार्क की तो कितने सालों तक के लिए मिलती है? दैट्स 10 ईयर्स. सो इट्स 4th इज द राइट आंसर. अ मार्क विच इज डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्टनेस, यानी अ मार्क विच इज नॉट डिस्टिंक्टिव, आर क्या रजिस्टर करा जा सकता है? इसका आंसर है नहीं, इट्स नॉट रजिस्ट्रेबल. आप सेक्शन 9 जब पढ़ेंगे ट्रेडमार्क एक्ट का तो आप उसके अंदर देखेंगे कि भैया डिस्टिंक्टिवनेस, यानी एक जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका मार्क सबसे अलग होना चाहिए. अगर उसमें कुछ भी सिमिलैरिटी हुई या कुछ भी उसमें ऐसा हुआ जो बहुत ही कॉमन है तो वो आपको नहीं मिलेगा.
तो ये जो है नॉट रजिस्ट्रेबल है क्योंकि मार्क में डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्टनेस है। नेम द रशियन फॉरेन मिनिस्टर रिसेंट विजिट टू द इंडिया एमिड रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज करंट अफेयर, सो इट्स सर्जी लेवरोव, सर्जी शोइगु, बोरिस येल्सिन, डिमिट्री मेदवेदेव। आंसर इज सर्जी लेवरोव। अगर आपने इसका आंसर नहीं पता है तो दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। Who is the author of the book of सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश बुक का ऑथर कौन थे? मैंने आपको बोला था ना ऑथर बुक्स आपने करनी है, तो एक बुक और आ गई है, तो इसका जो आंसर है दैट्स दयानंद सरस्वती, द फाउंडर ऑफ this and Arya Samaj is Dayanand Saraswati. Who was the co-founder of Apple with Steve Jobs? Is it Steve Wozniak? Is it Larry Page? Is Sean Parker? Eduardo Severin? So दोस्तों Steve Wozniak is the answer 1. Larry Page was for Google. Sean Parker जो थे he is also founder of some app, and Eduardo Severin is basically a Facebook's co-founder. Anthology is study of flowers, so a very important question. ऐसे स्टडीज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आ गया है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब बेस, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? आंसर इज नाइट्रोजन, नंबर 1। क्वेश्चन इन विच ईयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड? देखा नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया था? इट वाज 1901, सो आंसर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड फैमिलीज वोन द मोस्ट नोबेल प्राइज? देखो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम विच ऑर्गेनाइजेशन है वन द मोस्ट नोबेल प्राइज। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं। अब आ गया फैमिली, किस फैमिली ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीता? दोस्तों इट्स मैडम क्यूरी, द क्यूरी फैमिली हैव वन 5 नोबेल प्राइजेस, सो द क्यूरीज बी इज द राइट आंसर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो करंटली श्रीलंका इज इन क्राइसिस, तो एक करंट अफेयर की तरह भी यूज हो जाएगा, जनरल नॉलेज की तरह भी यूज हो जाएगा। तो करंटली श्रीलंका को जो प्राइम मिनिस्टर है दैट्स रेनिल विक्रमसिंघे, सो 2 इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों महिंद्रा राजपक्षा आप लोग मार्क कर देंगे, बट महिंद्रा राजपक्षा हैव बीन रिमूव्ड, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ करंट अफेयर। सो कीप योर ईयर्स ओपन, eyes wide open, and make sure you're going through everything. Don't miss, because this paper is not going to be that easy. Parliament of India consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, President, all of the above. दोस्तों लोग लोक सभा और राज्यसभा को मार्क कर देते हैं, and they forget President is also the part of the Parliament of India. So there are 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तभी जो आखिरी एसेंट है वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? इट्स अ करंट अफेयर्स, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आधार कार्ड यूआईडीआई इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर विच मिनिस्ट्री? देखा आधार कार्ड सब लोग करते रहते हैं, बट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो पता होना चाहिए। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Who won Nobel Prize for 2021 for medicine? मेडिसिन का नोबेल प्राइज बेसिकली दोस्तों आर्दम पोप्टियन एंड डेविड जूलियस ने जीता था, वेरी इंपॉर्टेंट। Who won the Nobel Prize 2021 for literature given to अब्दुल रजाक गुरना? देखो इसमें 2 चीजें आ गई, अब्दुल रजाक गुरना को मिला था लिटरेचर नोबेल प्राइज, आपने ये याद रखना है। किस वजह से मिला था? फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, बीसी रॉय अवार्ड इंडिया के अंदर दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? इट्स गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दोस्तों क्योंकि कोरोना चल रहा है, मेडिसिन डॉक्टर्स आर इन वेरी हाई डिमांड, तो मेडिसिन के रिलेटेड अवार्ड्स को बारे में भी जरूर आपसे पूछा जाएगा। बीसी रॉय का करंट अवार्ड किसको दिया गया आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। Which among the following article help the Madrasas India to remain out of the preview of the right of education? So दोस्तों it's a fundamental right, and that's article 30 which protects the right of the minorities कि they can open any institute, they can run any institute, it's for the minority, चाहे linguistic हो चाहे हमारी religious हो। So दोस्तों अगला है in which of the following case it was held that right to legal aid is a fundamental right under article 14? So it's in the Sheila Barse versus Union of India case। इसमें अहमद खान वर्सेस शाहबानो दिया गया, पता करें वो किसके अंदर? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब दिया गया। इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जिसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डेफिनेशन आया था जब हम लोग मौत की सजा सुना रहे हो, तो अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का हमें ध्यान रखना है। दैट कंसर्न गिवन बच्चन सिंह। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम वर्सेस केस ऑफ मेंटेनेंस, बड़ा फेमस केस था शाहबानो का, इफ यू रिमेंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर? तो शॉर्टेस्ट टेन्योर दोस्तों जाकिर हुसैन जी का था, इट्स बी। एनी फीस कलेक्टेड इन रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूआईडीआई इज गिवन इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द मेजर फंड। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में जो प्रेसिडेंट का आया था मैंने बोला था कितने टाइप के फंड्स इंडिया में होते हैं, आपने उनको पढ़ना है। कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द रिजर्वेशन ऑफ SC/STs इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एक्सटेंड बाय हाउ मेनी इयर्स? इट्स एक्सटेंड बाय 10 इयर्स। आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविजन दिया गया था SC/ST का, तो वो 10 इयर्स के लिए दिया गया था, उसको उसके बाद से हर 10 साल के लिए बार बार बढ़ाया जाता है, और अभी रिसेंटली उसे फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन सेड बाय अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था कि इंडिया का जो प्रीएम्बल है दैट इज नथिंग बट just the keynote of the constitution। Question number 70
So the question number 77 is, consider the following statement. Blue shield symbol signifies the cultural site protected by United Nations. 1954 Hague Convention protects the cultural site during armed conflict. Israel and UNESCO are Israel and USA are UNESCO's member. International Committee of Red Cross Society have won 4 Nobel Prizes. So ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आपने इनमें से ऑप्शंस कौन से सही हैं वो सेलेक्ट करके नीचे मार्क कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 2 and 3, यानी 1954 हेग कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स द कल्चरल साइट्स ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट। आपने नॉलेज के लिए भी इसे याद रखना है, ठीक है। कल को आपसे पूछ सकते हैं विच कन्वेंशन इज प्रोटेक्टिंग द कल्चरल साइट्स ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स हेग कन्वेंशन। इजराइल एंड यूएसए आर नॉट यूनेस्कोस मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इजराइल एंड यूएसए are not UNESCO's members. So 2 and 3 are the right. 78, consider the following statement. Vijay Lakshmi Pandita, again it's about international institute but related to India. Vijay Lakshmi Pandit is only Indian in United Nations General Assembly, served as the president till date. UN Security Council have 10 non-permanent members. Okay, permanent members have veto power in both UNSC and UGA. So इसका जो आंसर है it's only 1 and 2. The third is wrong. Permanent members have only veto powers in UNSC, not in UNGA. UNGA is a United Nations General Assembly, उसके अंदर कोई veto की पावर की चीज़ होती नहीं है। The chairmanship presidency of United Nations Security Council rotates among the council members. जो UNSC है उसकी प्रेसिडेंटशिप हर महीने रोटेट होती है, तो आंसर इज एवरी 1 month। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पर ध्यान रखना है इन सबका, ये आएंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? टोक्यो, बीजिंग, सिंगापुर, मकाओ। सो दोस्तों द आंसर इज बीजिंग। जो AIIB विच इज इन न्यूज राइट नाउ फॉर लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इज सिचुएटेड इन बीजिंग। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्राइप प्रोजेक्ट इन इंडिया के अंदर स्ट्राइप प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड बैंक का, उसका क्या पर्पस है? सो इट्स पर्पस इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इज द पर्पस। आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इंप्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ल्ड बैंक तो इन्हीं चीजों के लिए पैसे देता है, बट आपको पढ़ के जाना है जो स्ट्राइप है। स्ट्राइप की फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंटेलिजेंट बच्चे, समझदार बच्चे जो इस वीडियो को एंड से लेकर अब तक देख रहे हैं वही बता पाएंगे स्ट्राइप की फुल फॉर्म क्या है, और स्ट्राइप का फुल फॉर्म को याद रखना है क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में मानस आ गया था कि भैया मानस की फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्राइप की तो आ ही सकती है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक। बायोकार्बन फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंड, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर आप लोग। अंडर होम रिकमेंडेशन यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूएन मेंबरशिप। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे ही मेंबरशिप जो है वो अपना हटाई जाती है। प्लस अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट को दोबारा री इलेक्ट करना है 5 टर्म्स के बाद, तो भी अगर यूएनएससी में से कोई भी एक मेंबर वीटो लगाते तो वो सेक्रेटरी जनरल दोबारा नहीं आ सकता। सो यूएनएससी के पास बहुत पावर है। द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 is for the Indian Army's policy on grant of permanent commission for women in violated to right to equality. Very important landmark judgment recently by in Nitisha versus UI. Which of the following statement is not true about India Supreme Court? India के Supreme Court में कौन सी statement सही नहीं है? Article 124 to 147 and Part 5 of Indian Constitution informs the composition powers of Supreme Court. Okay. Supreme Court was inaugurated on Jan 28, 1950. The first female CJI was from Karnataka. The judges Supreme Court are appointed by the President of India. So that is which of the following statement is not true about India Supreme Court? So answer, first female CJI was from Karnataka. Okay. So who among the following has 86 question? Who among the following has the right to establish the bench of the Supreme Court elsewhere in the country? So दोस्तों it's the Chief Justice of द सुप्रीम कोर्ट। आप पढ़ेंगे 124 के अंदर तो उसमें बताया गया है कि जो बेंच है वो दिल्ली में बैठेगा, मगर अगर वो कहीं और सीजीआई चाहे तो उसे उस बेंच को बिठा सकता है। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? दोस्तों इट्स द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप कंफ्यूज मत होना, इट्स द कैबिनेट। एंड कैबिनेट हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही आर्टिकल में द वर्ड कैबिनेट यूज किया गया एंड दैट इज 352। तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट जो है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर सब आ जाते हैं उसमें, मगर कैबिनेट जो होते हैं कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं विद द प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल इन रिकमेंडिंग द नीड ऑफ इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट। When a financial emergency is proclaimed, उसमें क्या होता है? Union budget will not be present. Okay, salaries and allowance of any class of employees may be reduced. Okay, repayment of government debts will stop. Payment of salaries to public servants will be postponed. No, the B, सिर्फ salaries of employees और president तक की salary इसमें कम हो जाती है, बाकी सारे काम as usual होते हैं। World Book and Copyright Day is celebrated by UNESCO on, so it's again important day that's celebrated on 23rd of April. So Gloucester Grammar School case, a very important case. Gloucester Grammar School case किसके अंदर आता है? सो इट कम फॉर द डैम सिने इंजरिया यानी डैमेजेस विदाउट इंजरी। सिने इंजरी सिने डैमनम सिने इंजरिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉट के प्लीज इनको पढ़ के जाना, प्लस इनके लैंडमार्क केसेस को भी पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Which of the following does the case of Bhopal tragedy related to precisely? Rule of strict liability, exemplary liability. It's about the rule of absolute liability. Absolute liability basically ऐसे ही बड़े केसेस पे लगती है जहाँ पे किसी भी बंदे को कोई भी बचने का, यानी उसको उस लाइबिलिटी से बचने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, वो सारा का सारा जो लाइबिलिटी है वो उसी बंदे के ऊपर आती है. तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज द भोपाल गैस. डैश आर द वर्ड्स व्हिच अपीयर इनोसेंट बट कंटेन लेटेंट मीनिंग व्हिच इज डेफेमेटरी. सो आंसर इज इन्वेंडो, स्लेंडर, लाइबल, इन्वेंडो, ऑल आर डेफेमेशंस. इनके बीच में डिफरेंस क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे बच्चे. स्लेंडर, लाइबल और इन्वेंडो के बीच में डिफरेंस क्या क्या है. सो 93 talks about the master principal is liable for all acts done by his duly appointed servant agent. तो जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एजेंट के सारे कामों के लिए, बट दैट शुड बी इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी. द कोर्स ऑफ ड्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. तो A had an agency which used to lend carpenters to people on need basis. A deputed B to work at C's shed. While doing that, B lit up a cigarette and threw it as soon as he saw. So तो B ने गलती कर दी है, B is the agent of A, तो भैया A की liability बनती है. A is liable as B was his servant. So A is the right answer. So 94, under what article of Indian Constitution can the president take over the administration of state in case of constitutional machinery breaks down? So that's 356. That is the president rule. President rule कितने समय के लिए होता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए. उसको कितने समय के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है? तो 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंशन किया जा सकता है. 1 साल के बाद अगर प्रेसिडेंट आपको लगाना है तो आपको भैया उसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही तगड़ा रीजन देना पड़ेगा. तगड़ा रीजन बेसिकली कंप्राइज ऑफ कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता या पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता. वो इलेक्शन कमीशन आपको बताना पड़ेगा. ये अभी करंट स्टेट कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल पिछले 1.5-2 सालों से लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डिलिमिटेशन कमेटी वर्क कर रही है. ये बहुत सारे नॉलेजेबल टॉपिक्स है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक पे ले जानी पड़ेगी, और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्लस्टर ऑफ नॉलेज को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. सो वी कम टू 95. द इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड. वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो राज्यसभा में ही हो सकती है. सो आंसर डी वाज द राइट आंसर. हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वन अ मेडल? सो दैट्स केडी यादव. ही वन द मेडल इन विच फील्ड? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना. केडी यादव वेरी रेनाउंड एथलीट, उन्होंने किस फील्ड में मेडल जीता था. 97. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक? सो दैट इज द आंसर इज भावनी देवी was our first fencer to qualify for टोक्यो ओलंपिक. सो ये देखिए आपके क्वेश्चन 98 आपकी स्क्रीन पे आ गया. ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सो इट्स सेइंग 6 फ्लैट्स आर ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज. सो 6 फ्लैट्स हैं 2 रो में, तो ऑफकोर्स 3 एक साइड पे होंगे, 3 एक साइड पे होंगे. P, Q, R, S, T, U आर द फ्लैटमेट्स, और हर फ्लैट में एक है. इट्स सेइंग Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S. तो हम लोगों ने Q ले लिया था, इट्स नॉर्थ फेसिंग, नॉट नेक्स्ट टू S. बट इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी वो बताई गई थी, वो थी कि जो R है, R इज नेक्स्ट टू U एंड दे आर साउथ फेसिंग फ्लैट एंड T गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट. सो हमें एक पता चल गया था कि Q के साथ साथ जो T है दैट्स ऑल्सो नॉर्थ फेसिंग. तो एक हमें और नॉर्थ फेसिंग मिल गया, Q के साथ साथ T हमें नॉर्थ फेसिंग मिल गया, यानी 3 फ्लैट में से 2 फ्लैट्स तो हमें पता चल गया कि इन 2 के पास हैं. जो तीसरा था वो हमारा क्लियर हो गया था, दैट इज फ्रॉम द थर्ड स्टेटमेंट विच सेड S एंड U आर डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स. कैसे पता चल गया था? S और U डायगोनली अपोजिट है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें ये बता दिया था कि U इज अ साउथ फेसिंग, तो बट ऑब्वियस है जो S है वो भी नॉर्थ है. मगर पहली स्टेटमेंट में क्या बताया गया था कि Q और S साथ में नहीं है, तो इसलिए Q जो है वो कोने वाला है, T जो है उसके सेंटर में है, और S जो है वो यहाँ आ गया. तो 3 हमें नॉर्थ फेसिंग मिल गए. देन वी हैव U विच इज साउथ फेसिंग, R विच इज साउथ फेसिंग, ऑलरेडी बीन टोल्ड इन द स्टेटमेंट. तो जो बचा हुआ एक P है वो भी क्या हो गया? साउथ फेसिंग हो गया. तो हमारे को जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो मिल चुका है. क्वेश्चन अब पहला क्या पूछ रहा है? इफ फ्लैट P एंड T इंटरचेंज कर लेते हैं, P और T को अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो U के साथ whose flat will be next to U. So दोस्तों जो इसका आंसर है, that answer will be R. R क्यों? दोस्तों स्टेटमेंट में पहले ही दिया गया है R is next to U. तो जब R की पोजीशन ही नहीं बदली है तो जो R है वो वही होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में दिया ही गया. तो R is the closest answer and it's the true answer. 99th क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है. It's saying that कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट्स. तो 3 फ्लैट्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, इसमें साउथ फेसिंग कौन से हैं? सो इट्स QTS, UPT, URP. सो दोस्तों आंसर इज URP. तो URP इज द आंसर जो कि थर्ड है. तो थर्ड आंसर अगर आपने मार्क किया है देन योर आंसर इज राइट. सो दोस्तों 99th का जो आंसर है दैट इज थर्ड, और 98th का आंसर जो है वो की था R. सो दोस्तों दिस इज आर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस 98 एंड 99. चलिए अब चलते हैं हमारे 100th क्वेश्चन की तरफ, विच इज फ्रॉम सिलॉजिज्म.
सो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन जो सिलोजिज्म में है वो ये बात कर रहा है, स्टेटमेंट्स है सम सैनिटाइजर आर मास्क एंड सम मास्क आर कॉटन, और जो कंक्लूजन वो नीचे दिया गया दैट इज गिवन सम सैनिटाइजर आर कॉटन एंड सम कॉटन आर सैनिटाइजर। पहले तो हम लोग जो हमारी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमारे सर्कल्स बना लेते हैं। दोस्तों डू मेक श्योर कि आपको सिलोजिज्म में दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दो तरीके की स्टेटमेंट सिलोजिज्म में जो कंक्लूजन में दी जाती है, एक होती है डेफिनेट स्टेटमेंट और एक होती है दैट इज पॉसिबल स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो पॉसिबल स्टेटमेंट और डेफिनेट स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है? डेफिनेट स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी ट्रू इन ऑल फॉर्म्स, शुड ऑलवेज बी मतलब ट्रू इन एवरी डायग्राम यू गोना मेक ऑफ सिलोजिज्म, क्योंकि सिलोजिज्म के डिफरेंट डायग्राम बन सकते हैं, मैं भी आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। और पॉसिबल स्टेटमेंट क्या है? पॉसिबल स्टेटमेंट यानी मे बी, मे जहां पे लग जाए, जहां पे पॉसिबिलिटी आ जाए, उसमें क्या अगर एक भी डायग्राम में वो जो कंक्लूजन है वो दिया गया है वो सही हुआ तो आप उसको बोल सकते हो या ए बी फॉलोज, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ देखने की कंक्लूजन में हमसे पॉसिबल स्टेटमेंट पूछी है, डेफिनेट स्टेटमेंट पूछी है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो सीधा बोला गया सम सैनिटाइजर आर कॉटन, यानी दिस इज अ डेफिनेट स्टेटमेंट। फिर अगली स्टेटमेंट क्या है? उसमें बोला गया सम कॉटन आर सैनिटाइजर अगेन। तो ये जो दोनों है डेफिनेट स्टेटमेंट है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट का हमारे इन दोनों कंक्लूजन्स का हमारी स्टेटमेंट के बने हुए सारे डायग्राम्स में सेम होना चाहिए। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ने बोला है सम सैनिटाइजर आर मास्क, तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज सैनिटाइजर, तो सम सैनिटाइजर आर मास्क, दिस इज मास्क, ओके, ये हो गया फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। देन दे आर सेइंग सम मास्क आर कॉटन, अब ये कह रहे हैं कुछ मास्क कॉटन भी हो सकते हैं, तो ये देखिए ये हो गया, तो ये हमारा एक डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम ये हो गया। अब क्या इस डायग्राम के हिसाब से क्या डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन निकल रहा है? पहले हम ये चेक कर लेते हैं। सम सैनिटाइजर कॉटन, सम सैनिटाइजर कॉटन, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग हैं ये तो, ठीक है। तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट में फॉल्स हो गई पहली लाइन, ठीक है। मगर मैंने क्या कहा था कि जो डेफिनेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लोगों को सारा का सारा बताना पड़ता है, तो इसमें तो पहली लाइन ही गलत हो गई। अब हम आ जाते हैं सम कॉटन आर सैनिटाइजर, ओके, सम कॉटन आर सैनिटाइजर, भैया ये भी नहीं है, ये तो ऊपर वाले का ही रेसिप्रोकल है। मगर देखो जब हम एक और डायग्राम बनाएंगे, मैंने क्या कहा था कई डायग्राम बनते हैं सिलोजिज्म में, मगर एक डायग्राम अगर हम ऐसा बनाए, सैनिटाइजर, सेंटी कर लेता हूं इसको, मास्क, ठीक है, और ये बना लेता हूं मैं कॉटन का, तो ये देखिए कॉटन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें तो ये दोनों ट्रू हो रही है, क्योंकि सम कॉटन आर सैनिटाइजर भी हो सकता है, ठीक है। मगर हमारे को डेफिनेटिव स्टेटमेंट में क्या है, जो दोनों डायग्राम के अंदर इट शुड बी टिक, बट हुआ क्या, एक में इट्स क्रॉस और एक में इट्स टिक। तो अब हमारे को क्या पूछ रहे हैं? ओनली ए फॉलोज, ओनली बी फॉलोज, ईदर ए फॉलोज और बी फॉलोज, या नीदर ए फॉलोज नॉर बी फॉलोज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज नीदर ए फॉलोज नॉर बी फॉलोज, क्योंकि जो डेफिनेटिव स्टेटमेंट है दैट शुड बी ट्रू इन ऑल पॉसिबल डायग्राम्स इन द कंसेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। अगर वो सारे डायग्राम्स में ट्रू नहीं है, सिर्फ एक में ट्रू है, जैसे कि इस डायग्राम में ट्रू थी, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये भी इसका डिपिक्शन है, ये जो डायग्राम है ये भी इसका डिपिक्शन है, बट क्योंकि हमारे पास डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स थी, डेफिनेटिव स्टेटमेंट शुड बी ट्रू इन ऑल द डायग्राम्स ऑफ सिलोजिज्म, ठीक है। मगर हमारे एक जो डायग्राम है इसके अंदर ये नहीं ट्रू थी और एक डायग्राम के अंदर ये ट्रू थी, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नीदर ए नॉर बी, बिकॉज डेफिनेटिव स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी ट्रू इन ऑल डायग्राम्स। सो दोस्तों अगर आपने इसे सही करा है देन वेल एंड गुड, मैं अगले मॉक टेस्ट में सिलोजिज्म के और ज्यादा क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर मॉक टेस्ट 1 एंड आई होप इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर पाया हूंगा, और जिस प्रकार से लास्ट टाइम मेरे मॉक टेस्ट सीरीज को इतना प्यार मिला था, आप लोग इस मॉक टेस्ट सीरीज को भी बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि इस बार मैं कम से कम 10 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट डालने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस मॉक टेस्ट को लाइक करें और शेयर करें अपने उन सारे दोस्तों से जो लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दीज क्वेश्चंस गोना हेल्प यू गाइस। ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअली सेट करे गए हैं उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर और उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर जो कि DU LLB में आता है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आपके जो दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इस फ्री मॉक टेस्ट की जो है वो बेनिफिट्स मिले। सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।